स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल अंधेरे में आदेश। आदर्श चुप रहे। उन्होंने ध्यान केंद्रित किया और गरिमा द्वारा अपनी कहानी जारी रखने का इंतजार किया। गरिमा के पास कहानी जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि हर कोई उससे आग्रह कर रहा था। पास में एक खेत था और कभी कभी गायों और घोड़ों को मैदान में चरने के लिए खुले में छोड़ दिया जाता था। मुझे लगा कि यह गाय या घोड़े के गोबर की गंध है, इसलिए मुझे इससे ज्यादा परेशानी नहीं हुई। मैं तारों की मंद रोशनी में अपने रास्ते पर चलती रही। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि जब तुम रात में अकेले हो तो कुछ बुरा हो जाएगा? वो काफी सुरक्षित दिख रही है, एक संवेदनहीन व्यक्ति ने कहा। गरिमा इस टिप्पणी से चिंतित नहीं दिखी। जब बाकी लोग हंस रहे थे तब उसने अपनी कहानी जारी रखी। थोड़ी देरी बाद मैंने एक झाड़ी में कुछ हिलता हुआ देखा। मैंने बेहोश होकर एक दुबले पतले व्यक्ति को घोड़े पर लेटा हुआ देखा। पहले तो मुझे लगा कि कोई घायल घोड़े का इलाज कर रहा है, क्योंकि मुझे खून की गंध आ रही थी। लेकिन जैसे ही मैं करीब गई, मैंने देखा कि वो आदमी घोड़े को खा रहा था कच्चा। हर किसी को तुरंत अपनी त्वचा रेंगने का एहसास हुआ। घोड़े का पेट फट गया था, भीतरी हिस्सा पूरी जमीन पर था। अजीब व्यक्ति ने अपना सिर छेद के अंदर दबा दिया और उस पर दावत की। मेरा दिमाग खाली हो गया। मैं काफी देर तक वहीं खड़ी रही और उस व्यक्ति को चबाते हुए सुनती रही। मुझे नहीं पता था कि उस व्यक्ति ने मुझे देखा या नहीं। मैं धीरे से पीछे हट गई। ऐसा लगा जैसे यह मेरी अब तक की सबसे लंबी यात्रा है। मैं सोचती रहती हूँ कि वह व्यक्ति मुड़ेगा और मुझे खून से लथपथ चेहरा दिखाएगा और उसके मुंह से आंतें लटक रही होंगी। मुझे लगा कि आगे मुझे खा लिया जाएगा, गरिमा ने चिल्ला कर कहा। जैसे वह कहानी सुना रही थी, वह डर से अभिभूत हो रही थी। उसकी आवाज कांप रही थी और वह स्पष्ट रूप से कांप रही थी। गरिमा ने कभी किसी से इसका जिक्र नहीं किया था। यह बहुत लंबे समय पहले की बात थी, लेकिन किसी तरह ऐसा लगा जैसे यह कल ही हुआ हो। आखिरकार उसने अपने दिल के अंदर के डर को साझा करने का मौका मिला, ताकि हर कोई उसके साथ बोझ साझा कर सके। यह स्पष्ट था कि गरिमा सच कह रही थी। क्या तुम्हें यकीन है कि यह एक व्यक्ति था, किसी प्रकार का राक्षस तो नहीं? मैंने अपने भाई को यह कहते हुए सुना कि शहरों में भी डिमन प्राणी छिपे होते हैं। वे अधिकतर अंधेरे कोने में रहते हैं, जैसे सीवर या पर्याप्त इमारतें। हो सकता है कि यह कोई डिमन प्राणी हो जिसे आपने देखा हो, रूही ने कहा। मैं बहुत आश्वस्त नहीं थी, लेकिन यह मुझे एक इंसान की तरह दिखता है। इसके साथ पैर और एक कुबड़ा था। यह बहुत पतला भी था, गरिमा ने कहा। आदर्श ने चुटकी से नजरें मिलाई। उन दोनों ने अपनी अटकलों की पुष्टि की। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि यह कहाँ था? आदर्श ने कहा। यह रूपाशी टाउन के घाट 1 पर था, गरिमा ने उत्तर दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि आप रूपाशी टाउन ना जाने पर जोर दे रहे थे, दूसरे आदमी ने कहा। मैं वहां जाने से बहुत डर रहे थे। मैं आप सभी को सलाह दूंगी कि आप भी ना जाए। यह तो बस एक कहानी है, इतनी गंभीरता से क्यों ले रहे हैं? रूपाशी टाउन में बहुत सारी मनोरंजक जगह है। यह हमारी यात्रा का मुख्य आकर्षण है, रूहान ने उदासीनता से कहा। मैं सच कह रही थी, गरिमा ने कहा। भले ही यह वास्तविक है, यह बहुत पहले हुआ था। शायद यह कोई डिमन प्राणी था जिसे घोड़े खाना पसंद था। हंटरों ने अवश्य ही इससे निपट लिया होगा। डरने की कोई बात नहीं है, रूहान ने कहा। मैं भी थोड़ा डरा हुआ हूं। क्या हम रूपाशी टाउन को छोड़ सकते हैं? समूह में एक सुंदर इंसान ने कहा। पूरी यात्रा के दौरान लड़के उसके साथ चिपके रहे। यात्रा के दौरान संभवतः वह अधिकतर लड़कों का निशाना थे। जब रूहान ने वंशिका को अपनी चिंता व्यक्त करते हुए देखा तो वह झिझक गए, लेकिन रूपाशी टाउन उनके लिए अपना कदम उठाने के लिए सबसे अच्छी जगह थी। इसके बारे में कैसा है? मैं प्रबंधक को यात्रा के अंत तक हमारी सुरक्षा के लिए एक हंटर किराए पर लेने दूंगा। वो कैसा लगता है? रूहान ने कहा। नहीं, क्या इसके लिए आपको भारी कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी? चिंता मत करो, होटल में जादूगर भी है, रूहान ने कहा।
हमारे अंगरक्षक बनने के लिए एक हंटर को नियुक्त करना। रूहान, आपका परिवार काफी अमीर है, वंशिका ने कहा। जादूगर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वे पैसे के लिए भी काम करने को तैयार है। बस उनके साथ उच्च स्तरीय अंगरक्षकों के रूप में व्यवहार करे। वंशिका द्वारा सराहना किए जाने के बाद रूहान खुश हो गए। आप ठीक कह रहे हैं। आदर्श और नंदिनी दोनों रूहान की बातों से बहुत खुश नहीं थे। हालांकि रूहान भी सच बता रहा था। भले ही इस दुनिया में जादूगरों का रुतबा कुछ ज्यादा था, लेकिन पैसे से ज्यादा सम्मानजनक कोई चीज नहीं थी। कुछ वित्तीय समूहों जो जादू उद्योग में शामिल नहीं थे, उनके परिवार में भी एक मैजिशियन नहीं था। हालांकि उनकी कमान के तहत जादूगर एक छोटी सेना बनाने के लिए पर्याप्त थे, जिनमें एडवांस मैजिशियन और यहां तक कि सुपर मैजिशियन भी शामिल थे। जादूगर पैसे पर बहुत अधिक निर्भर थे। उन्होंने जो पैसा कमाया वह कभी भी उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था, जब तक कि वे अपने विशेष जीवन के लिए उसी स्तर पर रहने के लिए संतुष्ट न हो। हंटरों के लिए भी यही बात थी। वे लगातार डिमन प्राणियों से निपट रहे थे, जीवन और मृत्यु के कगार पर। जब एक डिमन प्राणी के पंजे सीधे उनके चेहरे पर थे तो किसी भी जादूगर को अच्छे डिफेंस इक्विपमेंट पर सैकड़ों, हजारों और यहां तक कि लाखों खर्च करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। सुबह ने कैंप फायर में आनंददायक समय बिताया। अधिकांश लोगों ने बस यह मान लिया कि सभी कहानियां नकली थी। होटल वापस जाने से पहले वे आधी रात तक कैंप फायर में रुके रहे। रूहान नंदिनी के साथ बात करने के अवसरों की तलाश में था। हालांकि नंदिनी ने कोई कहानी नहीं बताई। वह सीधे अकेले पहाड़ी पर चढ़ गई और काफी जल्दी वापस लौट आई। यह उसके लिए कुछ भी डरावना नहीं था। शंघाई के मायानगरी जिले में एक गली हीरो हंटर एजेंसी की अटारी में। अटारी बहुत बड़ी नहीं थी। खिड़की आधे साल से अधिक समय से कसकर बंद थी। सूरज की हल्की सी रोशनी भी उसमें से गुजर नहीं सकती थी। अटारी हमेशा अंधेरी और ठंडी रहती थी। कमरे में पूरा अंधेरा था। हालांकि एक जोड़ी आंखें अचानक चमक उठी। वे काफी डरावने लग रहे थे। हड्डियां और जोड़ चटकने लगे। आंखों के मालिक ने लकड़ी के फर्श पर कदम रखा और इधर उधर टहलने लगा। फर्श बहुत पुराना था। एक बूढ़े व्यक्ति ने अटारी के नीचे वाले कमरे में एक कक्ष का निरीक्षण करते हुए अपना पढ़ने का चश्मा उतार दिया और छत की ओर देखा। छोटी लड़की जाग रही है, दादू चिल्लाया। जैसे ही उन्होंने वाक्य पूरा किया, एक दुबली पतली आकृति नीली हवा के झोंके की तरह तेजी से फर्श पर ऊपर चली गई। वह एक पल में ही दादू के सामने पहुंच गई। ईशाना ने सावधानी से छत की ओर देखा और दद्दू पर गुस्से से चिल्लाई। अटारी में एक मजबूत बुरी उपस्थिति है। क्या आप वाकई अपने डॉटेज में हैं? क्या आप अटारी में रहने वाली चीज की उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकते? शांत हो जाओ, बस शांत हो जाओ। वो एक बड़े राक्षस की छोटी नौकरानी है। यदि आप भी नौकर लड़की की उपस्थिति से डर जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वह वास्तव में विकसित हो गई है। खैर, यह अपेक्षित है क्योंकि वह आधे साल से सो रही है, दादू ने मुस्कुराते हुए कहा। ईशाना ने भुहें चढ़ा दी। चिंता मत करो, वह हमसे शत्रुतापूर्ण नहीं है, दादू ने कहा। बेहतर होगा कि वह यह सुनिश्चित कर ले कि वह परिवर्तन संघ की नजर में ना आए। उन्हें उसकी परवाह नहीं होगी कि वह एक अच्छी पिशाचनी है या बुरी पिशाचनी, ईशाना ने कहा। ऐसा मत कहो, वह इस क्षेत्र की प्रभारी है। उनके कारण इस क्षेत्र में रक्त जनजाति से संबंधित डार्कनेस क्रिएचर्स द्वारा किए गए मामलों की संख्या में काफी कमी आई है। इतना जिद्दी मत बनो, तुम्हें उसकी पहचान छुपाने में मदद करनी चाहिए। जिसके बारे में बोलते हुए आपको उसे एक वैध पहचान देनी चाहिए। जहां प्रकाश है वहां अंधकार है, बजाय इसके कि आप सारे अंधेरे से छुटकारा पाने की कोशिश करें, जिससे और अधिक परेशानियां पैदा होंगी। हमें अंधेरे को व्यवस्थित रहने देना चाहिए, दादू ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। तो पवित्र न्यायालयों का पिछला प्रभारी व्यक्ति यही सोचता है?
शैतान नगरी के बारे में क्या ख्याल है? इशारा ने पूछा। ओह, वो कमीने, आप संभवतः उनके साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं कर सकते, दादू ने कहा। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल, एक गुप्त आधार। नीला आकाश, हरी घास और सुहावनी सुबह ने समूह में कल रात से छाई डर की धुंध को पूरी तरह से मिटा दिया। इसके अलावा एक हंटर भी समूह में शामिल हो गया था। गरिमा ने एक रात पहले जो कहानी बताई उसके बारे में किसी को चिंता नहीं थी। उन्होंने अपना बैग पैक उठाया और रूपाशी टाउन के लिए प्रस्थान किया। रूपाशी टाउन के 2/3 हिस्से पर खेतों का कब्जा था। वे मुख्यतः गाय, घोड़े और बकरियां पालते थे। हवा की झोंके के साथ लहराती घास से पता चला कि मवेशी मैदान में चल रहे थे, भले ही वह स्थान यशना नदी के मुहाने के करीब था। आदर्श, नंदिनी और चुटकी युवा वयस्कों के समूह के साथ पूरी तरह से घुल मिल गए। रूहान के निमंत्रण ने उन्हें समूह का अनुसरण करने का एकदम सही बहाना दे दिया। कस्बे के मुख्य सड़क दूसरी ओर थी। रूहान समूह को एक खेत के अंदर एक जागीर में ले आया। यह वास्तव में एक निजी क्लब था। शंघाई के कई अमीर लोग कभी कभार अपना सप्ताहांत यहाँ बिताते थे। प्राकृतिक वातावरण के अलावा क्लब में एक गोल्फ कोर्स, एक वाइनरी, एक रेस्तरां, एक बार, अतिथि कक्ष, तीरंदाजी, घुड़सवारी की सुविधाएं भी थी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह बिल्कुल शानदार था। रूहान यात्रा के लिए अच्छी तरह से तैयार था। कल रात गरिमा की कहानी सुनने के बाद भी वह सभी को क्लब में लाने के लिए दृढ़ था। जैसे ही वे प्रवेश द्वार पर पहुंचे, एक पर्यटक बस उन्हें लेने आई। प्रवेश द्वार से मुख्य भवन तक की यात्रा में आश्चर्यजनक रूप से 20 मिनट लगे। रंच की शैली पश्चिमी यूरोप की ओर अधिक झुक रही थी। कहा गया कि मुख्य निवेशक एक विदेशी था। फव्वारे के सामने उनकी एक मूर्ति भी थी। आदर्श ने शायद ही कभी ऐसी जगह का दौरा किया हो। उसकी आंखें उत्तेजना से झलक रही थी। नंदिनी का चेहरा भी वैसा ही था। वह ऐसे ही माहौल में पड़ी बड़ी थी। किसी कारण से वह वास्तव में पर्यावरण से नाराज और घृणा महसूस करती थी, क्योंकि सिंह कबीला भी अपने लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा दे रहा था। उनके मुख्यालयों की शैली एक जैसी थी और अमृत सिटी में उनका विला भी उसी शैली में था। वाह, कौन सोचेगा कि यहाँ ऐसी कोई जगह है। रूहान, क्या इसका स्वामित्व आपके परिवार के पास है? वंशिका ने उत्साह से पूछा। सुंदर दिखने वाली गरिमा शुरुआत में बेफिक्र थी। हालांकि जब उसने आलीशान क्लब में सुविधाएं देखी तो वह अपने उत्साह को रोक नहीं पाई। उसे क्लब में रहने वाली एक परी कथा की छोटी राजकुमारी की तरह महसूस हुआ। वह बगीचे की भूल भुलैया, सूट पहने नौकरों, नरम लाल कालीन, घूंघट में ढके सफेद बिस्तर और चांदनी के नीचे बालकनी की कल्पना कर सकती थी। यहाँ 3 खेत है। मेरा पापा उनके कुछ शेयरों के मालिक है, रूहान ने कहा। वह धीरे धीरे बात कर रहा था क्योंकि वह बहुत आश्वस्त महसूस नहीं कर रहा था। जागीर का असली मालिक बहुत बड़ा आदमी था। रूहान को केवल क्लब में जाने का अधिकार था। चुटकी ने आदर्श और नंदिनी से फुसफुसाते हुए कहा, ये 3 खेत और निजी क्लब वे स्थान हैं जिन पर मुझे सबसे अधिक शक है। चुटकी वास्तव में सोच रही थी कि वे संभवतः यहाँ कैसे घुस सकते हैं। आखिरकार निजी क्लब पर्यटकों के लिए खुला नहीं था। केवल इसके सदस्यों के रूप में सूचीबद्ध लोग ही इसमें प्रवेश कर सकते थे। आदर्श, चुटकी और नंदिनी के पास सदस्य बनने का कोई मौका नहीं था, इसलिए उनके लिए जगह की जांच करना परेशानी भरा होगा। उन्हें आश्चर्य हुआ। रूहान ने वास्तव में उनकी सबसे बड़ी समस्या को हल कर दिया। हम भेस पर कायम रहेंगे। आइए यहाँ अधिक सावधान रहे। आदर्श ने सहमति व्यक्त की। यह स्थान रूपाशी टाउन से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। अगर कुछ भी होता है तो जब तक वे गंदगी को जल्दी से साफ कर सकते हैं, वे कोई भी जानकारी बाहर लीक नहीं करेंगे, चुटकी ने बताया। तीनों खेत एक साथ जुड़े हुए थे और बड़ी मात्रा में भूमि पर कब्जा कर रहे थे।
यह स्थान मूलतः बाहरी दुनिया से एकांत था। यदि यह वास्तव में शैतान नगरी की एक शाखा थी तो अगर उन्होंने अपना कवर उड़ा दिया तो उनके पास भागने का कोई मौका नहीं था। नंदिनी ने यह भी देखा कि मदद मांगना कितना मुश्किल होगा। उसने इधर उधर ना घूमकर या हर जगह ना देखकर सामान्य व्यवहार करने की पूरी कोशिश की। आओ, मेरे पीछे आओ, कमरे तैयार है। श्री हरमुद को अपने यहाँ मेहमानों का आना पसंद है। वो हर मेहमान के साथ वैसा ही व्यवहार करने पर जोर देता है जैसा हम उसके साथ करते हैं, इसलिए कृपया घर जैसा महसूस करें। यदि आपको किसी चीज की आवश्यकता है तो बस लाल धनुष टाई वाले नौकरों में से एक को ढूंढे, वे आपके लिए कुछ भी करेंगे। हे। टक्सीडो पहने एक बटलर ने उन्हें विनम्रता से सूचित किया। बूढ़े बटलर ने कुछ ही शब्द पर जोर दिया। कोई नहीं बता सका कि क्या वो किसी और बात का जिक्र कर रहा था, लेकिन युवकों ने तुरंत नौकरानियों की ओर देखा और गहरे विचारों में पड़ गए। चाय का आनंद लेने के लिए दूसरी मंजिल पर हॉल में इकट्ठा होने से पहले समूह अपना सामान रखने के लिए अपने कमरे में चला गया। लाल पोशाक में एक महिला आई और उपलब्ध सेवाओं और सुविधाओं के बारे में बताया। उन्होंने सभी को हर जगह के चिन्हों वाला एक नक्शा भी दिया। प्रत्येक सुविधा एक दूसरे से काफी दूरी पर है, इसलिए यदि आप कहीं जाने की योजना बना रहे हैं तो कृपया हमसे संपर्क करें। हम एक क्लब कार्ड भेजेंगे। मैं कमरे के बाहर रहूंगी। यदि आपको किसी चीज की आवश्यकता हो कृपया मुझे बताएं। आप मुझे कार्ली कह सकते हैं। महिला ने उन्हें एक विदेशी नाम दिया। चुटकी अपने फोन पर लापरवाही से खेल रही थी, लेकिन वह वास्तव में बटलर की विशेषताओं को इनपुट कर रही थी और महिला ने कार्ली को अपने फोन में एक प्रोग्राम के साथ उनकी पहचान की जांच की। हीरो हंटर एजेंसी पुलिस और सिटी हंटर्स के साथ मिलकर काम कर रही थी। हंटर मास्टर के रूप में चुटकी के पास किसी व्यक्ति की पहचान को सत्यापित करने के लिए पर्याप्त मंजूरी थी। यह कार्ली एक विदेशी चीनी है, चुटकी ने धीमी आवाज में कहा। जादूगर नहीं, आदर्श ने कहा। चुटकी ने अपना फोन नीचे रख दिया। उसने अपनी मधुर भोली आवाज में कहा, दीदी क्या यहाँ कोई बड़ा जहाज है? समुद्र पर एक क्रूज की तरह। मैं घोड़े की सवारी के अलावा जहाज पर भी जाना चाहती हूँ। जब कार्ली ने चुटकी की देवदूत जैसी आवाज सुनी तो उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। उसे प्यारी सी बच्ची बसंत थी। उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हमारे पास एक जहाज है, लेकिन यह हर मौसम में केवल एक बार ही चलता है, क्योंकि यात्रा में लंबा समय लगता है। अगली यात्रा में अभी 1 महीने से अधिक का समय बाकी है। क्या तो मैं इस पर नहीं जा सकती? चुटकी ने कहा, हाँ, अगर आपने इसे बनाया भी है तो जहाज पर चढ़ने के लिए आपको उचित पहचान की आवश्यकता होगी। हमें संबंधित विभाग को सूचित करना होगा, कार्ली ने कहा। ओह ठीक है, बहुत अफसोस की बात है, चुटकी ने आह भरी। कार्ली ने मुस्कुराते हुए चली गई और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। आदर्श ने गुप्त रूप से चुटकी को थम्स अप दिया। यदि क्लब के पास अपना जहाज होता तो यह सलान के लिए विदेश भागने का सबसे अच्छा तरीका होता। जहां तक उसकी पहचान की बात है तो किसी को नहीं पता था कि उसकी असली पहचान क्या है। उसकी अनेक नकली पहचानें भी हो सकती है। जब तक वह क्लब में पहुंची उसे भागने में कोई परेशानी नहीं होगी। सालन एक औरत थी। एक अमीर व्यक्ति पैसे से कई काम कर सकते हैं। आदर्श का मानना था कि किसी व्यक्ति को दूसरे देश में तस्करी करना वास्तव में उतना मुश्किल काम नहीं है। दूसरे शब्दों में 3 खेतों वाली जागीर वास्तव में सबसे संदिग्ध जगह थी। सालन कितना चालाक था। समर्थ को ब्लू डिकन का नाम पता चलने के बाद यह माना गया कि शंघाई में शैतान नगरी का प्रभाव खत्म हो गया। प्रवर्तन संघ ने इस पर दृढ़ता से विश्वास किया। फिर भी यह पता चला कि सालान शंघाई के माध्यम से भाग गया था, तो सबसे खतरनाक जगह वास्तव में सबसे सुरक्षित जगह थी। ऐसा लग रहा था मानो वह शाखा कोई गुप्त ठिकाना था जिसके बारे में केवल सालन को ही पता था। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। क्या आदर्श और उसका
उसकी टीम पता लगा पाएंगी शैतान नगरी के असली ठिकाने का? जानने के लिए बने रहे। धन्यवाद।